हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे शक्ति, सत्ता और प्रभाव के बीच में क्या अंतर है। पावर, ऑथोरिटी और इन्फ्लुएंस में क्या डिफरेंसेस है और राजनीति शास्त्र में इनका क्या महत्व है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। राजनीति विज्ञान में किस प्रकार से मनुष्य के सार्वजनिक व्यवहार को निर्धारित किया जाए, इसमें कई एलिमेंट्स मुख्य स्थान रखते हैं और इनमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान है शक्ति, सत्ता और प्रभाव का। इसके साथ ही कैसे राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित किया जाए, इनके तत्वों में भी शक्ति, सत्ता और प्रभाव का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। जब हम यथार्थवादी दृष्टिकोण से देखते हैं तो राजनीति शास्त्र के मेन एलिमेंट्स में हम शक्ति, सत्ता और प्रभाव को पाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शक्ति की। शक्ति की अवधारणा राजनीति विज्ञान का एक प्रमुख तत्व है। वास्तव में हमारे पॉलिटिकल साइंस की सारी विषय वस्तु शक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। शक्ति की महत्ता को दर्शाते हुए मैकाइवर ने लिखा था, समस्त गति, समस्त संबंध, समस्त प्रक्रियाएं, समस्त व्यवस्था और प्रकृति में घटने वाली प्रत्येक घटना शक्ति की ही अभिव्यक्ति होती है। वास्तव में नीतिशास्त्र में जो स्थान नैतिकता का है, धर्मशास्त्र में जो स्थान ईश्वर की उपासना का है, राजनीति विज्ञान में वही स्थान शक्ति का माना जाता है। अब हम शक्ति की परिभाषा की बात करते हैं। अगर हम व्युत्पत्ति की दृष्टि से देखते हैं तो शक्ति शब्द अंग्रेजी भाषा के पावर शब्द का हिंदी रूपांतर है। अंग्रेजी का पावर शब्द फ्रांसीसी भाषा में POUVIOR और लैटिन भाषा के पोटेस्टास्ट का पर्यायवाची शब्द है, जिसका अर्थ होता है कर पाना, टू बी एबल। और यह कर पाना इतना व्यापक है कि इसके अंतर्गत इच्छा शक्ति से लेकर राजनीतिक शक्ति तक सब आ जाती है। राजनीति शास्त्र में शक्ति की विभिन्न परिभाषाएं दी जाती हैं। रॉबर्ट बायस्टेड ने लिखा है, शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। कैप्लॉन लिखते हैं, शक्ति संगठित क्रिया द्वारा किसी आयोजन को पूरा करने की एक योग्यता है। पावर इज एन एबिलिटी to achieve results through concert action। बर्ट्रैंड रसेल लिखते हैं, शक्ति वांछित प्रभाव से उत्पन्न करने की क्षमता है। पावर इज द प्रोडक्शन ऑफ इंटेंडेड इफेक्ट्स। डेविड स्टर्न लिखते हैं, शक्ति एक ऐसा संबंध है जिसमें एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को एक गुट अथवा गुट के व्यक्तियों के कृत्यों को अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर दिशा निर्दिष्ट कर सकता है। तो इतनी सारी परिभाषाएं हमने देखी शक्ति या पावर की, और इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि शक्ति वास्तव में किस प्रकार से या विभिन्न प्रकार से हम दूसरे के व्यवहारों को नियंत्रित कर सकते हैं, उसी एबिलिटी या उसी क्षमता को हम शक्ति कह सकते हैं। अर्थात दूसरों को नियंत्रित करने और उनसे अपना मनचाहा व्यवहार कराने और उन्हें मनचाहा व्यवहार करने से रोकने की सामर्थ्य और योग्यता को शक्ति कहते हैं। इस प्रकार शक्ति तभी होती है जब उसमें दो पक्ष हों। शक्ति दो व्यक्तियों के बीच परस्पर संबंधित होती है। शक्ति का वितरण हमेशा विषम होता है और राजनीतिक शक्ति सैनिक शक्ति से भिन्न होती है। अब प्रश्न यह उठता है कि शक्ति के विभिन्न सोर्सेस क्या क्या हैं, क्या क्या स्रोत हैं शक्ति के। तो यह कहा जाता है कि ज्ञान या नॉलेज सबसे पहला स्रोत है शक्ति का। जिसके पास ज्ञान है उसके पास शक्ति है। शक्ति का दूसरा स्रोत कहा जाता है संगठन या ऑर्गेनाइजेशन। यह कहा जाता है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, जहाँ संगठन है वहीं शक्ति है। शक्ति का तीसरा स्रोत सत्ता या ऑथोरिटी कहा जाता है। जिसके पास सत्ता है उसके पास शक्ति है। बल प्रयोग को भी शक्ति कहा जाता है। अगर कोई आर्थिक साधनों से संपन्न है तो वह भी शक्तिशाली होता है। प्रेम और प्रभाव के द्वारा भी शक्ति अर्जित की जाती है। व्यक्तिगत आकर्षण के द्वारा भी शक्ति अर्जित की जाती है और कभी कभी विश्वास के द्वारा भी शक्ति अर्जित की जाती है। इस प्रकार हमने शक्ति की परिभाषा को देखा। अब हम आते हैं
राजनीति शास्त्र के दूसरे एलिमेंट, दूसरे तत्व यानी कि सत्ता या ऑथोरिटी पर। शक्ति की तरह ही सत्ता भी राजनीति शास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। सत्ता राज व्यवस्था की कुंजी है। इसे शरीर की आत्मा कहा जा सकता है। सत्ता की जब हम परिभाषा की बात करते हैं तो मैंने आपको इसमें बायस्टेट की परिभाषा बताई है और मैं आपको बता रही हूँ कि बायस्टेट ने लिखा है, सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, वह स्वयं शक्ति नहीं है। हेनरी फ्योल लिखते हैं, सत्ता आदेश देने का अधिकार है और आदेश का पालन करवाने की शक्ति है। ऑथोरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड पावर टू enact ओबीडियंस। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि सत्ता एक ऐसी शक्ति है जो निर्णय लेने, आदेश देने और आदेश का पालन करवाने के लिए उच्च स्तरीय शक्ति के रूप में परिभाषित की जा सकती है। सत्ता अपने अधीनस्थों को आदेश देती है और आदेश का पालन करवाने की शक्ति रखती है। सत्ता में वैधता होती है। हम सत्ता का पालन क्यों करते हैं? किसी संगठन में लोग सत्ता के आदेशों का पालन क्यों करते हैं? अगर हम इस पर गौर करें तो हम यह पाएंगे कि सत्ता का पालन किसी संगठन में अधीनस्थ इसलिए करते हैं कि सत्ता में वैधानिकता या कानूनी रूप से सत्ता को यह अधिकार होता है कि वह अधीनस्थों से अपने कार्य को करा सके। सत्ता के प्रति लोगों में विश्वास होता है। सत्ता के आदेशों का पालन लोग दबाव के कारण भी करते हैं और उन्हें यह भी पता होता है कि सत्ता के द्वारा दिए गए आदेश उनके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। और सत्ता कार्यों को क्या क्या करती है? किसी भी संगठन में सत्ता समन्वय या कोऑर्डिनेशन का काम करती है। सत्ता नियंत्रण या कंट्रोल का काम करती है। सत्ता अनुशासन बनाए रखने का काम करती है। वह किसी भी संगठन को डेवलपमेंट या विकास की तरफ ले जाती है और कई अवसरों पर या मुख्यतः सभी अवसरों पर निर्णय लेने का काम सत्ता ही करती है। तो ये हो गई शक्ति और सत्ता की परिभाषा। अब हम तीसरे एलिमेंट पर आते हैं और वह है प्रभाव या इन्फ्लुएंस। जहाँ तक प्रभाव की बात है, प्रभाव भी शक्ति से ही मिलती जुलती एक अवधारणा है। प्रभाव तो कभी कभी शक्ति से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रभाव को शक्ति के प्रकार के रूप में भी देखा जाता है। कई परिभाषाएं दी गई हैं प्रभाव की, जैसे हेराल्ड लासवेल ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ में कहा है, प्रभाव मूल्य, स्थिति और किसी व्यक्ति या समूह की क्षमता है। रॉबर्ट टहल लिखते हैं, प्रभाव कर्ताओं के बीच संबंध है। यह व्यक्तियों, समूहों, संघों, संगठनों और राज्य के बीच संबंध है। एक ऐसा संबंध जिसमें एक कर्ता दूसरे कर्ताओं को वह करने के लिए प्रेरित करता है जिसे वह पहले नहीं करता था। प्रभाव के भी कुछ स्रोत हैं, जैसे अगर किसी व्यक्ति के पास संपत्ति ज़्यादा है तो लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं। अगर स्वास्थ्य अच्छा है, अगर शिक्षा अच्छी है और अगर व्यक्तित्व अच्छा है और उनमें अगर आकर्षण है और लोग अगर कुशल हैं तो लोग उससे भी प्रभावित हो जाते हैं। तो ये थे राजनीतिक व्यवस्था के 3 एलिमेंट्स, शक्ति, सत्ता और प्रभाव। आज यहीं तक। थैंक यू।